आज का सेक्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध। ठीक है, राइट डाउन। राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि 16 महाजनपद हुए, जिसमें 4 शक्तिशाली हुए। देयर वेर 16 महाजनपदाज इन विच 4 became पावरफुल। मगध, वत्स, अवंती और कौशल। तो ये 4, और इन चारों में जो राइज हुआ वो मगध का हुआ। मगध became the first state in India, in Indian subcontinent। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम महाजनपद, प्रथम राज्य मगध बना। तो मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो सर्वप्रमुख ऐसे सामान्यतः लोग 2 कारण जानते हैं, एक तीसरा कारण भी था। आप लोग जानते होंगे कि मगध की एक भौगोलिक पृष्ठभूमि थी, एक ज्योग्राफिकल एरिया था, जिसकी वजह से मगध का राइज हुआ, मगध का उत्कर्ष हुआ, जिसमें गंगा का मैदानी भाग, जहां से अनाज उपलब्ध हो रहे थे, भोजन के लिए अनाज उपलब्ध हो रहे थे, साथ ही साथ झारखंड का रूढ़ प्रदेश, खनिज संपदाएं उपलब्ध हो रही थी। इन खनिज संपदाओं से, मिनरल्स से आर्म्स बनाए जा सकते थे, हथियार बनाए जा सकते थे, जिससे कि युद्ध लड़ना आसान था। तो दोनों बातें हैं, एक तो हो गया भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें कि अनाज की उपलब्धता है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, साथ ही साथ जो दूसरा कारण है वो है शासक वर्ग की भूमिका। डायनेस्टीज, रोल ऑफ द डायनेस्टीज, द सेकेंड रीजन। फर्स्ट रीजन ज्योग्राफिकल कंडीशंस, and second region that is role of the dynasties। तो राजवंशों की भूमिका, जिसमें कि 4 प्रमुख राजवंश हैं, बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद। लेकिन इन सब के अलावे एक चीज और है जो महत्वपूर्ण है। वन थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द राइज ऑफ मगध, दैट वाज सोशल ओपननेस, सामाजिक खुलापन। आप देखेंगे कि नंद वंश के शासक जो थे वो शूद्र जाति से थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी मौर्यों को भी ब्रिसल कुल का, निम्न कुल का बताया गया है। निम्न कुल के व्यक्ति भी शासन कर रहे हैं और किसी प्रकार का विरोध नहीं हो रहा है कि क्षत्रिय ही शासन करे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वैदिक धर्म का जब रूपांतरण ब्राह्मण धर्म में हो गया, तो यहां जो संकल्पना बनी कि शासक कौन होंगे? क्षत्रिय होंगे। लेकिन क्षत्रिय शासन नहीं कर रहे हैं और किसी प्रकार का सामाजिक विद्रोह नहीं हो रहा है। तो यह सामाजिक खुलापन भी मगध के उत्कर्ष का कारण है। हालांकि मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीटी में भी 4 ऑप्शन रहेंगे, जो 5 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी आप लोग याद रखेंगे, सामाजिक खुलापन। तो राइज ऑफ द मगध हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो आप देखिए कि मगध की भौगोलिक स्थिति क्या है। मगध जो है वह बिहार झारखंड के क्षेत्र में अवस्थित है, बिहार झारखंड के क्षेत्र में अवस्थित है, यानी मगध यहां है, बिहार झारखंड का क्षेत्र है। अब इसके पड़ोसी में जो शक्तिशाली हैं, जो कौशल है, हालांकि वत्स में उदयन के बाद वत्स उतना पावरफुल नहीं रह गया था। और नेक्स्ट है अवंती। तो ये कुछ प्रमुख राजवंश थे, जो प्रमुख महाजनपद थे, जो शक्तिशाली थे, जो मगध को चुनौती दे सकते थे। हालांकि वत्स का महत्व बाद में कम हो गया, कौशल और अवंती रह गया। तो कौशल के साथ में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अवंती के साथ में कूटनीतिक जो कार्य किया गया, यानी कूटनीति अपनाई गई, डिप्लोमेसी किया गया,
अवंती का जो राजा प्रद्योत था वह जो बीमार पड़ा तो उसके इलाज के लिए मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक वाज सेंट टू क्योर प्रद्योत व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम द जॉन्डिस, मतलब पीलिया रोग से ग्रसित था। पीलिया रोग से ग्रसित था तो उसके इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा गया। तो मगध के उत्कर्ष तो सबसे पहले लिखिएगा 16 महाजनपदों में among the 16 महाजनपदाज मगध became the state, मगध राज्य बना। तो मगध was the first state of subcontinent, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 16 महाजनपदों में मगध राज्य बना। among 16 महाजनपदाज मगध became the state, मगध became the state। इट वॉज द राइज ऑफ मगध, यह मगध का उत्कर्ष था। इट वॉज द राइज ऑफ मगध, यह मगध का उत्कर्ष था, यह मगध का उत्कर्ष था। तो प्रश्न उठता है कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, बाकी महाजनपदों का क्यों नहीं हुआ? तो इसके 3 रीजन्स हैं। तो लिखिएगा मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण हैं। मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण हैं। के कारण कौन कौन से कारण हैं? इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मगध। तो मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण है। नंबर 1 लिखिएगा भौगोलिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, भौगोलिक पृष्ठभूमि, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। नंबर 2 लिखिएगा सेकेंड 1 राजवंशों की भूमिका, रोल ऑफ द डायनेस्टीज, राजवंशों की भूमिका, रोल ऑफ द डायनेस्टीज, राजवंशों की भूमिका। एंड थर्ड 1 लिखिएगा सामाजिक खुलापन। तो सोशल ओपननेस, सामाजिक खुलापन, लिबरल सोसाइटी था, ठीक है, तो उदार समाज था। तो ये प्रमुख कारण रहे मगध के उत्कर्ष के। तो मगध वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम राज्य मगध था। मगध के उत्कर्ष के कई कारण हैं, जिसमें से 3 कारण यहां मुख्य है। एक भौगोलिक पृष्ठभूमि, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, सेकेंड 1 रोल ऑफ द डायनेस्टीज एंड थर्ड 1 सोशल ओपननेस, सामाजिक खुलापन। तो 1 बाय 1 करके सभी को देखेंगे। तो लिखिएगा मगध के उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भौगोलिक पृष्ठभूमि की थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भौगोलिक पृष्ठभूमि की थी, भौगोलिक पृष्ठभूमि की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in the rise of Magad, it was लिखिएगा it was geographical condition, भौगोलिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि, it was geographical background, भौगोलिक पृष्ठभूमि। अब भौगोलिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत 2 पार्ट हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। भौगोलिक पृष्ठभूमि के 2 भाग हैं। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 लिखिएगा बिहार की उपजाऊ भूमि, बिहार की उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड ऑफ बिहार, बिहार की उपजाऊ भूमि, बिहार की उपजाऊ भूमि। और सेकेंड 1 लिखिएगा कि झारखंड का, जो पहले बिहार का ही भाग था, झारखंड का रूर प्रदेश, रूर रीजन ऑफ, रूर प्रदेश, रूर रीजन ऑफ, रूर एक जगह है जर्मनी में जहां सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो उसी के बेसिस पर, चूंकि भारत में सबसे ज्यादा खनिज प्रदेश झारखंड में पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड का रूर प्रदेश कहा जाता है इसे। तो झारखंड का रूर प्रदेश। तो यहां से क्या मिल रहा है?
मतलब एक तो बिहार से भोजन संसाधन, भोजन की पूर्ति हो रही है, अनाज की पूर्ति हो रही है, ठीक है, यहां से अनाज की पूर्ति हो रही है, सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, अनाज की पूर्ति हो रही है, और सेकेंड वन यहां याद रखिएगा, यहां से खनिज संसाधन मिल रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस। तो ये दो पार्ट बहुत जरूरी है, यानी कि लोगों को भोजन मिल रहा है, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, और सेकेंड वन सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं, इसमें जो सरप्लस हो रहा है, जो अधिशेष हो रहा है, इसके कारण वाणिज्य व्यापार का विकास हो रहा है। अगेन एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए, भारत में पहला शहरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, दैट वाज हड़प्पन अर्बनाइजेशन, हड़प्पा का शहरीकरण था। सेकेंड अर्बनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ मगध। तो मगध के समय में, मगध के काल में दूसरा शहरीकरण प्रारंभ हुआ, तो इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अ थर्ड वन इन मुगल पीरियड एंड फोर्थ वन वी आर इन मॉडर्न एरा, तो आधुनिक काल में, कुछ लोग ब्रिटिश आगमन के बाद, तो ये हम लोग चौथे शहरीकरण के दौर में हैं। और जो पहला शहरीकरण है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, दैट वाज हड़प्पा, सेकेंड अर्बनाइजेशन मगध, मगध टू मौर्य, मौर्य काल में पूरी तरह से एस्टेब्लिश, पाटलिपुत्र नगर पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है, इसको द्वितीय शहरीकरण भी कहते हैं। तो इस वे में भी मगध के उत्कर्ष को इस वे में भी देखा जाना चाहिए, इन दिस वे इट शुड बी टेकन, इसको लिया जाना चाहिए कि इट वाज द सेकेंड अर्बनाइजेशन, यह द्वितीय शहरीकरण था। क्लियर? तो भौगोलिक पृष्ठभूमि में ये दो चीजें हैं जिसके कारण से राइज हुआ मगध का। और जो सबसे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर भौगोलिक पृष्ठभूमि नहीं रहती तो राजवंश भी कुछ नहीं कर पाते, राजा भी कर पा रहे हैं। तो इसका कारण, क्योंकि प्रद्योत काफी शक्तिशाली था, लेकिन वो पठारी प्रदेश में है, मालवा के क्षेत्र में है, तो वहां जो है संसाधन उतने उपलब्ध नहीं है। तो ये चीजें मगध के साथ थी। तो मगध के साथ ही साथ मगध का जो सेंटर है, और भी मैंने बताया कि कई कारण थे जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है, देयर वर मेनी रीजंस बट 3 आर इंपॉर्टेंट। तो एक ये भी है कि इनको सेंटर भी, जब भी कैपिटल भी मिला तो वो कैपिटल काफी प्रोटेक्टेड था, सिक्योर था, इसकी जो राजधानियां थी वो भी सुरक्षित है। राजगिरी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पाटलिपुत्र के दोनों ओर से सोन नदी, गंगा नदी बहती है। तो इस तरह से क्या है कि इसको प्रोटेक्टेड रीजन मिले, मतलब प्रोटेक्शन मिला, इसका जो दुर्ग था वो काफी सुरक्षित था, जो सेंटर था वो काफी पावरफुल था, तो इसके वजह से भी राइज हुआ। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें से 3 कारणों पर हम लोग मुख्य रूप से विचार कर रहे हैं। तो सेकेंड वन, राइट डाउन सेकेंड वन। तो इसमें एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा बिहार की उपजाऊ भूमि ने, फर्टाइल लैंड ऑफ बिहार, बिहार की उपजाऊ भूमि ने भोजन की पूर्ति की, सप्लाइड फूड, बिहार की उपजाऊ भूमि ने भोजन की पूर्ति की, तथा झारखंड के क्षेत्र ने, झारखंड रीजन गेव द आर्म्स, ठीक है, तो आर्म्स मतलब कि मिनरल्स फॉर आर्म्स, तो फॉर वॉर। तो लिखिएगा झारखंड के क्षेत्र ने युद्ध के लिए, युद्ध उपकरणों के लिए खनिज संसाधन दिए, गिव मिनरल्स रिसोर्सेज फॉर आर्म्स फॉर वॉर। तो युद्ध के लिए, युद्ध उपकरण के लिए खनिज संसाधन दिए। क्लियर? अब सेकेंड में क्या करेंगे ना, यहां स्ट्रक्चर बना लेंगे, राजवंशों की भूमिका, राजवंशों की भूमिका, रोल ऑफ द डायनेस्टीज। जब रोल ऑफ द डायनेस्टीज हम लोग करते हैं, रोल ऑफ द डायनेस्टीज, तो डायनेस्टीज में ऐसे तो हिस्टोरिकल तीन ही डायनेस्टीज हैं, हिस्टोरिकल, लेकिन हिस्टोरिकल 4 हैं। जो हिस्टोरिकल हैं वो 3 ही डायनेस्टीज हैं, मतलब ये ऐतिहासिक रूप से 3 ही राजवंश है, लेकिन पौराणिक रूप से
4 राजवंश हैं, और इस 4 राजवंश में याद रखिएगा, फर्स्ट वन है बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश, फर्स्ट वन बृहद्रथ डायनेस्टी, सेकेंड वन हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, थर्ड वन शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश, एंड फोर्थ वन नंद डायनेस्टी, नंद वंश। सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था महापद्मनंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले। तो ये 4 राजवंश आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 डायनेस्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। बृहद्रथ डायनेस्टी, रिलेटेड टू बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बृहद्रथ, बृहद्रथ के द्वारा स्थापित किया गया था। बोला जाता है क्षेत्रोजस का पुत्र था बृहद्रथ, बृहद्रथ का पुत्र हुआ जरासंध, जरासंध का पुत्र हुआ रिपुंजय। बट इट वॉज अ हिस्टोरिकल डायनेस्टी, यह एक पौराणिक राजवंश है। पुराणों में चर्चा है, महाभारत में चर्चा है, कथाओं में चर्चा है। इट वॉज नॉट अ हिस्टोरिकल डायनेस्टी। इसके साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शंस इन पुराण एंड महाभारत इट वॉज डिस्क्राइब्ड। तो इसका वर्णन किया गया है पुराणों के आधार पर, महाभारत के आधार पर। कौन सा वंश है? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के शासक कौन कौन है? तो 3 प्रमुख शासक हैं, यहां लिख दीजिएगा। बृहद्रथ, जरासंध, बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय, बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, अच्छा, जहां मैं डॉट दे दूंगा तो समझ जाइएगा कि इस समय अब्सेंस है, मतलब कि कोई शासक प्राप्त नहीं होता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और इसके बाद बीच में कुछ शासक हैं जिनकी जानकारी हमें कम प्राप्त होती है। और एट लास्ट 3 रूलर्स हैं, 3 शासक हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदशक। तो ये 3 है। तो अंतिम शासक हो गया नागदशक, हर्यक वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार। एंड लास्ट वन वाज नागदशक। और शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। इसके बाद है कालाशोक, कालाशोक के बाद जानकारी नहीं है। लास्ट वन है महानंदी। और इसके बाद यहां है महापद्मनंद, और लास्ट वन है घनानंद। तो घनानंद लास्ट वन है। अब इसी में याद रखना है कि 9 नंद हुए, नंद शासक 9 हुए। दे वेर कॉल्ड नवनंद, उनको नवनंद कहा गया। देयर वेर 9 रूलर्स इन नंदा डायनेस्टी, नंद वंश में 9 शासक हुए। दे वेर कॉल्ड नवनंद, उसे नवनंद कहा जाता है। तो राजवंशों की भूमिका हम लोग कर रहे हैं। रोल ऑफ द डायनेस्टीज, वी आर स्टडिंग राइज ऑफ मगध। हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं। और मगध के उत्कर्ष में मैंने बताया कि पहले 16 महाजनपद आए, 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे? भौगोलिक पृष्ठभूमि, राजवंशों की भूमिका, सामाजिक खुलापन, अभेद्य दुर्ग, बहुत सारे कारण थे। तो इसमें राजवंशों की भूमिका में हम लोग देखते हैं बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। 4 वंश है। बृहद्रथ वंश से रिलेटेड 3 रूलर है, बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय। हर्यक वंश से रिलेटेड अनेक शासक हैं, जिसमें से 3 प्रमुख, आरंभिक 3 है और अंतिम 3 है। आरंभिक 3, अंतिम 3, ये बीच में गैप है, मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो यहां पर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, देन अ गैप, और एट लास्ट अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदशक।
यहाँ शिशुनाग, कालाशोक एंड लास्ट वन महानंदी, महापद्मनंद एंड लास्ट वन घनानंद। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ डायनेस्टी। तो बृहद्रथ डायनेस्टी में कौन है? 3 रूलर हैं, देयर वर 3 रूलर्स, 3 शासक हैं, 3 शासक हैं। कौन कौन? बृहद्रथ। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, समवेयर इट वाज रिटन बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ ने स्थापना की थी, तो इसी आधार पर बृहद्रथ भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। बृहद्रथ, बृहद्रथ ने स्थापना की, इसीलिए इसे बृहद्रथ वंश भी बोला जाता है, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ, जरासंध, जरासंध एंड रिपुंजय, रिपुंजय, रिपुंजय बोला जाता। पौराणिक कथाओं से इस काल की जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट वन राइट डाउन कि बृहद्रथ वंश एक पौराणिक वंश था। बृहद्रथ डायनेस्टी वाज अ हिस्टोरिकल डायनेस्टी। हिस्टोरिकल, पुराण मतलब होता है कहानी, बोले ना ज्यादा पुराण मत बखानो, ज्यादा कथा मत कहो, कथा पुराण बोला जाता है, पुराण मतलब कहानी। तो बृहद्रथ वंश पौराणिक वंश है, पौराणिक वंश है। हाँ, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नॉट हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पौराणिक वंश है। तो बृहद्रथ डायनेस्टी इज अ हिस्टोरिकल डायनेस्टी। सेकेंड वन लिखिएगा कि जरासंध महाभारत कथा से संबंधित है, जरासंध महाभारत कथा से संबंधित है, महाभारत कथा से संबंधित है। जरासंध इज रिलेटेड टू महाभारत स्टोरी, महाभारत कथा से संबंधित है, कथा से संबंधित है। पता ही होगा भीम के साथ में इसका युद्ध हुआ था, संबंधित है, जिसमें बोला जाता है कि इसको 2 भाग में बांटा गया था, तब जाकर के इसका अंत हुआ। और 2 भाग में बांटने के बाद नहीं, 2 भाग में बांट कर ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया, तब दोनों डायरेक्शन में फेंकता था तो यह सट जाता था। एक्चुअली स्टोरी है, कहानी है कि एक बालक जो है सो ये मृत्यु हो जाती है, 2 भाग में बटा हुआ है, उसको फिर एक ऋषि ने क्या किया कि जोड़ दिया, तब वो कहानी है। कहानी मुझे नहीं पता है, मैं हाँ जरासंध, हाँ राक्षस, राक्षस मतलब देखिए, राक्षस मतलब क्या होता है? भीम का है, बहुत बड़े साइज का। तो उस वे में कहा जाता है। देखिए, मैं स्टोरी पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, मैं इतिहास पढ़ता हूं। मैंने इग्नू की किताबें पढ़ी, 56 किताबें पढ़ी थी, और उन किताबों से जो जानकारियां मिली उसी को मैं प्रस्तुत करता हूं। बहुत सारी किताबों में क्या होता है कि एकेडमिक बुक्स में क्या होता है कि कहानियां दी हुई हैं, इतिहास कम दिया हुआ कहानी, और इन्हीं कहानियों ने इतिहास को एक तरह से देखा जाए तो तोड़ मरोड़ के रख दिया है। और यही कहानियां जो एकेडमिक वाले पढ़ते हैं, तो जो सारी कहानियां दिमाग में है तो लिखना शुरू करते हैं, तो उनका पेज भरता चला जाता है और उस पर नंबर नहीं आते हैं। तो नंबर नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप फालतू की चीजें आपने ज्यादा पढ़ लिया है, उसको लिख दिया है। सिविल सर्विसेज की डिमांड होती है टू द पॉइंट लिखिए, सटीक लिखिए, और जो फालतू की चीजें ना लिखिए। और जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर, कई बार क्या होता है जो हम जानते हैं वो लिख देते हैं, क्वेश्चन की अलग डिमांड होती है। आपको जो जानते हैं वो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन ने डिमांड किया वो लिखना है। तो मेंस राइटिंग में यह ध्यान देना जरूरी है। तो पीटी में भी जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, इतिहास अगर ऐच्छिक विषय के रूप में आप लेना चाहते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं हमेशा कहता हूं, इतिहास में ईस्वी सन पढ़ना नहीं है, नाम नहीं पढ़ना है, तब इतिहास पढ़ना है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि जब ईस्वी सन छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया, तो इतिहास कैसे है? तो इतिहास तो एक प्रकार का विकास है, हमारे अतीत की कहानी है। तो हमारा अतीत कैसे हम लोग बर्बर सिविलाइजेशन से सिविलाइज्ड हुए, तो असभ्य से सभ्य की ओर किस तरह से हमारा विकास हुआ, और किस तरह से देखिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, फिर अर्बनाइजेशन के बाद फिर से डाउनफॉल। देखिए, कोई भी चीज का जितना राइज होता है तो राइज के बाद फिर डाउनफॉल होता है, और यही चीज हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन का एक कारण और था कि वो टॉप लेवल पे चला गया, वाणिज्य व्यापार टॉप लेवल पे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो शिथिलता आ गई। तो एक जो प्रशासनिक शिथिलता, एक कारण जो सर जॉन मार्शल बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, तो वही चीज है। तो यहां भी एक डेवलपमेंट होता, डेवलपमेंट होते होते कहां तक पहुंच गया
ये जो वैदिक परंपरा की जो शुरुआत हुई, जनपद में बदला, जनपद महाजनपद में बदला, महाजनपद राज्य बना, तो यहां से आते आते टॉप मोस्ट में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन अशोक के समय में कह सकते हैं सबसे बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक नया क्षेत्र कलिंग को जोड़ दिया था अशोक ने, तो सबसे बड़ा राज्य हो गया। लेकिन अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी पावरफुल नहीं रहे और तब डिक्लाइन शुरू हुआ, और इसी डिक्लाइन का परिणाम है कि सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, केंद्रीकरण की प्रक्रिया खत्म होती है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी में ढेर सारे राजवंश आ जाते हैं अंत में, और वही राजवंश जो थे राजपूतों के रूप में उनका उदय हुआ, राजपूत कहलाए। और जो छोटे छोटे राजवंश आपस में लड़ते रहे, जिसके कारण काफी ताकतवर होते थे, क्योंकि अकेले राणा सांगा की सेना को पराजित करने में बाबर के जो छक्के छूट गए। ये कहिए कि वो जीत भले गया, लेकिन उसे एक ऐसा समय आया जिसमें वो हार रहा था। लेकिन ये राजपूत शक्ति एकजुट नहीं थी, जिसके कारण से इस्लाम के आगमन की पृष्ठभूमि बनी और यहां इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई। तो यही चीज है, इतिहास हमें यही सिखाता है कि हमने जो गलतियां की वो गलतियां दोहराई ना जाए। और यहीं पर हम लोग देखते हैं, तो ये फर्स्ट डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी है, बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ वंश जो है ये पौराणिक वंश है, महाभारत कथा से संबंधित है। और इसका अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। एक और कहीं कहीं लिखा रहता है बृहद्रथ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बृहद्रथ क्षत्रोजस का पुत्र था। तो एक लिख दीजिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अकॉर्डिंग टू पौराणिक ग्रंथों के पुराण बुक 18 पुराण थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अकॉर्डिंग टू पुराण बुक्स, बृहद्रथ वाज द सन ऑफ, बृहद्रथ जरासंध का बृहद्रथ क्षत्रोजस का पुत्र था। बृहद्रथ वाज द सन ऑफ क्षत्रोजस KSHETROJAS, क्षत्रोजस का पुत्र था। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आगे हम लोग करते हैं। और अगला वंश है कौन सा? हर्यक वंश, सबसे महत्वपूर्ण हर्यक वंश। फाउंडर ऑफ द मगध स्टेट, मगध राज्य का संस्थापक हर्यक वंश, हिस्टोरिकल हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी में हम लोग देखते हैं हर्यक डायनेस्टी में संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और बिंबिसार ने मगध राज्य की स्थापना की। मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बिंबिसार को। अजातशत्रु उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। हालांकि पाटलिग्राम नामक सैनिक छावनी बनाया था अजातशत्रु ने, और वहीं पर कुसुमपुर नगर की स्थापना किया था उदयन ने, जिसे आधुनिक पाटलिपुत्र कहा जाता है। और इसके बाद लास्ट में अंतिम 3 शासक को हम लोग देखेंगे। तो यहां सबसे पहले है बिंबिसार। अब बिंबिसार के बारे में याद रखिएगा, बिंबिसार क्या था? संस्थापक था बिंबिसार। इसको श्रेनिक भी कहा गया है, श्रेनिक या श्रोनिक बोला गया है, श्रेनिक या श्रोनिक बोला गया है ग्रंथों में, श्रेनिक। इसको अजातशत्रु है, अजातशत्रु वाज कॉल्ड कुणिक। अजातशत्रु को कुणिक भी बोला गया है, कुणिक। श्रेनिक, कुणिक। और उदयन को जैन ग्रंथों में उदयभद्र भी कहा गया है, उदयभद्र। और इसके बाद 3 शासक हैं, अनिरुद्ध, अंतिम 3 शासक अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। ये क्रम में नहीं है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि रिपुंजय के बाद अनिरुद्ध आया, बीच में एक गैप है। और इसके बाद जो लास्ट वन नागदशक अंतिम शासक है। तो बिंबिसार संस्थापक है हर्यक वंश का, बिंबिसार संस्थापक है
संस्थापक है मगध का, मगध राज्य का। और इसके बाद अजातशत्रु इसका पुत्र हुआ, उदयन इसका पुत्र हुआ। माना जाता है कि सारे हर्यक वंश के शासकों ने आफ्टर किलिंग फादर दे बिकेम रूलर, तो वे शासक बने अपने पिता की हत्या करने के बाद। सो दे वर कॉल्ड पितृहंता, इनको बोला गया, पितृहंता बोला गया। तो पितृहंता शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? इन सारे के लिए। जनरली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो अजातशत्रु से पूछे गए, अजातशत्रु से पूछे गए। इन बुक्स दे वर कॉल्ड पितृहंता। पितृहंता डेट मीन्स की किलर ऑफ फादर, तो पिता की हत्या करने वाला। और इसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन अजातशत्रु से पूछे गए हैं। बट ऑल द रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टीज, सारे शासक जो हर्यक वंश के हैं वो पितृहंता हैं। इवन बिंबिसार को भी बोला जाता है, बिंबिसार के संदर्भ में भी बोला जाता है, किसी ने भी अपनी पिता की हत्या करके। तो ऑल द रूलर्स ऑफ हर्यक डायनेस्टीज वे आर कॉल्ड पितृहंता। तो पितृहंता शब्द का प्रयोग किया गया सभी के लिए। अब इसी पे याद रखिएगा। इसके अलावा सम नेम वे आर यूज्ड फॉर देम, तो इनके लिए कुछ नाम का प्रयोग किया गया, कुछ उपाधि का प्रयोग किया गया। श्रेणिक शब्द का प्रयोग किया गया बिंबिसार के लिए, कुणिक शब्द का प्रयोग किया गया अजातशत्रु के लिए, उदयभद्र शब्द का प्रयोग किया गया उदयन के लिए। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बिंबिसार के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो बिंबिसार को, या एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा, हर्यक वंश के शासक पितृहंता कहे जाते हैं। रूलर्स ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वे आर कॉल्ड पितृहंता। हर्यक वंश के शासक पितृहंता कहे जाते हैं, पितृहंता कहे जाते हैं। सामान्यतः अजातशत्रु के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। जनरली द वर्ड पितृहंता वाज यूज्ड फॉर अजातशत्रु, अजातशत्रु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये सब क्या कहलाते थे? पितृहंता। तो इसमें पहला जो शासक है, पहला रूलर है बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिंबिसार, हेडिंग दे दीजिएगा, बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार ने क्या किया? तो बिंबिसार ने मगध राज्य की स्थापना की और मगध राज्य का विस्तार किया। प्रथम विस्तार इसी ने किया, प्रथम विस्तार मगध राज्य का बिंबिसार ने ही किया। तो मगध का जो विस्तार किया इसने, मगध के विस्तार में इसने 3 नीतियां अपनाई। पहला तो इसने युद्ध लड़ा। तो लिखिएगा, ये जो पॉइंट है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि मगध राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। मगध राज्य का संस्थापक बिंबिसार था। और मगध राज्य की स्थापना जो इसने की थी, तो किस तरीके से की थी? तो यहां पे याद रखिएगा, मगध का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार इसने किया 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो मगध साम्राज्य का विस्तार किया 3 प्रकार से। पहला क्या है? युद्ध लड़ा, इसने युद्ध किया। दूसरा, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और तीसरा काम इसने किया, कूटनीति अपनाई, कूटनीति। ये तीनों सेक्शन को याद रखेंगे कि बैटल, वॉर, इसने क्या किया? युद्ध लड़ा। तो एक तो वॉर हो गया, बैटल हो गया। दूसरा जो मैरिज रिलेशंस, मैरिज रिलेशंस, रिलेशन, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और तीसरा डिप्लोमेसी, कूटनीति, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। तो 3 चीजें इससे संबंधित हैं। और तीनों किस प्रकार से, ये याद रखेंगे। तो बिंबिसार ने मगध राज्य के विस्तार के लिए 3 कार्य किए, 3 कार्य किए। पहला तो युद्ध किया, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और इसके अलावा उसने कूटनीति अपनाई। युद्ध के संदर्भ में याद रखिएगा, सबसे प्रमुख है, युद्ध के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है अंग से युद्ध, अंग से युद्ध। तो याद रखेंगे कि
अंग को पराजित किया, अंग को पराजित किया। बिंबिसार के अंग के साथ युद्ध की ही चर्चा मिलती है सामान्यतः। तो अंग को जो छोटे मोटे राज्य थे उनको उसको जीत लिया। जो शक्तिशाली हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है या कूटनीति अपना रहा है। तो वैवाहिक संबंध में ऐसे तो बोला जाता है कि बिंबिसार की 500 रानियां थी, 500 क्वींस, 500 रानियां थी। हाँ, 500 रानियां थी, इन विच 3 वेर इंपॉर्टेंट, जिसमें 3 महत्वपूर्ण है, जिसमें 500 रानियां थी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण है, महाकोसला, चलना, क्षेमा। महाकोसला, चलना, चलना भी रहता है या चलना रहता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, चलना या चलना। और क्षेमा। तो महाकोसला जो थी कौशल की राजकुमारी थी। महाकोसला कौशल नरेश की बहन थी महाकोसला। चलना थी चेटक की पुत्री थी और क्षेमा मध्य देश की राजकुमारी थी। तो यहां लिख देंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। लैंग्वेज में लिखाना जरूरी नहीं ना है, ये तो स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो जा रहा है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन कौन है? महाकोसला। चलना है लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री। मैंने बताया भी था चेटक की बहन थी त्रिशला का पुत्र था महावीर स्वामी, और इस तरह से महावीर स्वामी की ये बहन हो गई चलन्ना, ममेरी बहन, और इस तरह से बहनोई हो गए बिंबिसार, महावीर स्वामी के संबंधी हो गए बिंबिसार। और क्षेमा है मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश पंजाब का जो क्षेत्र है, मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा। तो ये 3 प्रमुख विवाह है। तो बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार 3 प्रकार से किया। युद्ध किया अंग के साथ, वैवाहिक संबंध स्थापित किए विभिन्न राज्यों से। 500 रानियों की चर्चा मिलती है ग्रंथों में। महाकोसला, चलना और क्षेमा, ये 3 महत्वपूर्ण है। महाकोसला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, चलना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, और क्षेमा मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा। आप कूटनीति के अंतर्गत याद रखिएगा कि अवंती नरेश प्रद्योत के पीलिया रोग से ग्रसित होने पर, ठीक है, तो सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत ऑफ कौशल किंग, तो कौशल किंग प्रसेनजीत की सिस्टर थी कौन? महाकोसला। लिच्छवी किंग चेटक की डॉटर थी चलना, और क्वीन ऑफ प्रिंसेस ऑफ मध्य कंट्री दैट वाज पंजाब, तो क्षेमा। कूटनीति में याद रखेंगे अवंती नरेश प्रद्योत, अवंती किंग प्रद्योत बिकेम इल, ही वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। प्रद्योत के पीलिया रोग से ग्रसित होने पर ही सेंड, वो बिंबिसार सेंड जीवक। हाँ, ये जो था कौन था? तो राज वैद्य था, होने पर राजवैद्य जीवक को भेजा, क्लियर? तो राजवैद्य जीवक को भेजा ताकि कभी युद्ध का मन भी करे तो ना युद्ध करें, इलाज के लिए भेजा। मतलब हम बीमार थे तो हमारे लिए डॉक्टर भेज दिया, तो स्वाभाविक सी बात, हाँ, ऑबलाइज होकर के। तो ये
यहां पर याद रखेंगे कि बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार इन 3 तरीके से किया। बिंबिसार याद रखिएगा, बिंबिसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रति समान रूप से था। मतलब ये किसी धर्म विशेष को बहुत ज्यादा, जो ये कह सकते हैं, मतलब बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था, लेकिन जैन धर्म के साथ इसके वैवाहिक संबंध थे महावीर स्वामी के साथ। इसीलिए एग्जैक्ट जो इसका धर्म है वो बुद्धिज्म या जैनिज्म एग्जैक्ट कोई नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समान रूप से। अजातशत्रु ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया और उदयन ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। तो यह अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था और बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। आगे पढ़ेंगे कि अजातशत्रु ने किस प्रकार से बुद्ध की मदद ली जब वो वज्जी संघ को नहीं पराजित कर पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महाकोसला से विवाह करने के बाद, आफ्टर मैरिज विथ महाकोसला से विवाह करने के बाद बिंबिसार को काशी दहेज में मिला। काशी गॉट इन डॉरी, तो काशी दहेज में मिला। महाकोसला से विवाह होने के बाद आफ्टर मैरिज विथ महाकोसला, काशी गॉट इन डॉरी, काशी दहेज में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बिंबिसार के चलना से 2 पुत्र हुए। बिंबिसार हैड 2 सन फ्रॉम चलना से 2 पुत्र हुए, हल और बेहल। 2 पुत्र हैं, हल और बेहल। तो चलना के 2 पुत्र हैं, हल बेहल। हल HALL बेहल। इनको बोला जाता है कि बहुमूल्य उपहार बिंबिसार ने हल और बेहल को, बिंबिसार गेव कॉस्टली गिफ्ट्स। बिंबिसार ने हल और बेहल को बहुमूल्य उपहार कॉस्टली गिफ्ट्स तथा शतनक एक हाथी था, पावरफुल हाथी था, शतनक हाथी दिया। शतनक एलिफेंट टू हल एंड बेहल। तो हल और बेहल को बिंबिसार ने बहुमूल्य उपहार दिए, शतनक हाथी दिया। इससे अजातशत्रु बोला जाता है कि नाराज था। अच्छा, अंग प्रदेश को जब जीता तो अंग का गवर्नर बनाया था अजातशत्रु को। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, बिंबिसार ने अंग के शासक अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया। बिंबिसार डिफीटेड ब्रह्मदत्त। अंग नरेश ब्रह्मदत्त को पराजित किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया। और साथ ही साथ क्या है, अजातशत्रु को अंग का गवर्नर बनाया। एंड मेड अजातशत्रु को अंग का गवर्नर बनाया। मेड अजातशत्रु द गवर्नर ऑफ अंग। अंग का गवर्नर बनाया। 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन कि बिंबिसार he defeated Brahmadatta, the Ang king. Second one, he made Ajatashatru the governor of Ang. अंग का वही गवर्नर को राज्यपाल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा राज्यपाल अगर दे दें। और बोला जाता है कि जब उसका झुकाव हल बेहल के तरफ गया तो अजातशत्रु नाराज हुआ, उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करके शासन को प्राप्त कर लिया। आफ्टर किलिंग बिंबिसार अजातशत्रु बिकेम द किंग बना। तो जब किंग बना तो देखिए 2 चीज है। अब बिंबिसार किसका पुत्र था ये एग्जैक्ट कहीं मिलता नहीं है। अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि महाकोसला का पुत्र वह नहीं था। महाकोसला का पुत्र होता तो कौशल नरेश प्रसेनजीत काशी वापस नहीं लेता, ठीक है।
और चलना का पुत्र तो हल बेहल है, जिससे नाराज है। तो बहुत लोग ये लगाते हैं कि क्षेमा का पुत्र होगा, तो इस तरह का एक अंदाज लगाया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कहीं वर्णन नहीं है। आगे हम लोग अजातशत्रु पढ़ेंगे। अजातशत्रु, अजातशत्रु हेडिंग दीजिए। अजातशत्रु, अजातशत्रु के बारे में याद रखिएगा, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अच्छा, उसमें एक पॉइंट वो मैंने बताया था, बोला था, आपने शायद लिखा होगा या ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा, वो कि बिंबिसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रति जो हाँ समान रूप से जो कह सकते, हाँ समान रूप से दोनों का अनुयायी था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। दैट मीन्स कि अब एक चीज और है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में थोड़ा ब्राह्मण रिलीजन थोड़ा सा डिक्लाइन पे है। फिर ब्राह्मणों का उदय जो होता है ना, वो अशोक के बाद होता है। जो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण जाति का जो कह सकते हैं प्रभाव फिर से जो स्थापित होता है, वो होता है शुंग काल में। शुंग काल में आकर के, अभी शुंग काल तक देखिएगा कि जो स्पेशली जो मैंने बताया कि वैदिक धर्म का रूपांतरण ब्राह्मण धर्म में हो गया, तो ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास हुआ। तो ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद फिर से ब्राह्मण धर्म का जो विकास आप देखते हैं, तो ये विकास देखा गया तब जब शुंग वंश की स्थापना हुई। क्योंकि जो मौर्योत्तर काल में, लेटर मौर्य पीरियड में 3 जो रूलर डायनेस्टी हुए, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी एंड सातवाहन डायनेस्टी, ऑल दे आर फ्रॉम ब्राह्मण कास्ट, तो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। तो यही कारण है कि उनके समय में ब्राह्मण धर्म की उन्नति हुई, बौद्ध धर्म का पतन हुआ, जैन धर्म का पतन हुआ कंपैरेटिवली। ठीक है, फिर उसके बाद बुद्धिज्म को एक थोड़ा सा बल मिलता है हर्षवर्धन के समय में, और हर्षवर्धन के बाद जो मॉडर्न एरा में अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म को एक थोड़ा पॉपुलर बनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को है। एट लास्ट उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कारण से कि निम्न जाति वर्ग के लोग जो है बुद्धिज्म की ओर ज्यादा आकर्षित हुए। तो अजातशत्रु के संदर्भ में देखेंगे, अजातशत्रु ने भी युद्ध लड़ा। इसने देखिए, अजातशत्रु के संदर्भ में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह पितृहंता था, पितृहंता, ही इज नॉन एज पितृहंता, कि पिता की हत्या करके शासक बना। दूसरा, इसने युद्ध लड़े, दूसरा इसने युद्ध लड़े। युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। एक तो यह पितृहंता के कारण से पॉपुलर हुआ, दूसरा कि इसने युद्ध किए, युद्ध में भी 3 युद्ध महत्वपूर्ण है, और तीसरा है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसी 3 संदर्भ में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है पुस्तकों में। तो पितृहंता, ही वॉज कॉल्ड पितृहंता। तो पितृहंता मीन्स व्हाट? तो पितृहंता का मतलब क्या हो गया? तो पितृहंता का मतलब हो गया आफ्टर किलिंग फादर, तो ही बिकेम, तो पिता की हत्या करके शासक बना। पिता की हत्या कर शासन, तो रूल आफ्टर किलिंग फादर। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे युद्ध के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण युद्ध है इसके। इसने पुनः अंग को पराजित किया, इसने पुनः अंग को पराजित किया। अंग वॉज डिफीटेड अगेन बाय अजातशत्रु। सेकेंड वन, इसने कौशल को पराजित किया, कौशल वॉज डिफीटेड बाय अजातशत्रु। एंड लास्ट वन, इसको जो कठिनाई हुई वज्जी संघ को जीतने में, ही गॉट प्रॉब्लम्स, इसे कठिनाई हुई, तो हाँ टू विन वज्जी, तो वज्जी को जीतने में इसे कठिनाई हुई। वज्जी को जीतने में कठिनाई इसीलिए हुई कि 8 गणराज्यों का संघ है और सब में एकता है। जब 2-3 बार नहीं हरा पाया तो फिर गया बुद्ध की शरण में कि प्रभु कुछ उपाय बताइए। अब बुद्ध तो सन्यासी आदमी थे, लड़ने के लिए कैसे बताते? उन्होंने डायरेक्शन दिया, इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। तो कहा कि जब तक इनमें एकता है, टिल यूनिटी यू कांट डिफीट, आप इसको हरा नहीं सकते हो जब तक इनमें एकता है। मतलब इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि एकता को तोड़ो, फूट डालो, शासन करो, ये बुद्ध ने कहा।
तो जाकर के तब फिर क्या हुआ, वर्षकार और सुनिधि और वर्षकार इसके मंत्री थे, उनको भेजा, उसने फूट डाला, फिर अटैक किया, और जब अटैक किया, जब आक्रमण किया, तो दो महत्वपूर्ण उपकरणों का प्रयोग किया था, महाशिलाकंटक, रथ मूसल, बड़ा बड़ा पत्थर फेंकने वाला उपकरण। और रथ मूसल रथ से लगा हुआ था, रथ चलता था तो उससे जो टकराता जाता था मरता जाता था, बाहुबली टाइप का। ठीक है, लगता है इंस्पायर होगा बाहुबली का राइटर इसी से। तो इस कारण से देखिएगा, तो वज्जी संघ को जीतने में इसे कठिनाई हुई और इसने बौद्ध धर्म अपनाया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसने क्या किया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति, हाँ, फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अजातशत्रु। अजातशत्रु से बुद्ध की मृत्यु के वर्ष में, जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल। आगे का जो सेक्शन है, अगला चैप्टर हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे, आज ही करना था लेकिन दोनों वे में देखा जाता है। ये इसके बाद हम लोग उसको पढ़ करके और तब फिर मौर्य साम्राज्य पे जाएंगे। तो मगध के राइज ऑफ मगध, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में बुद्धिज्म भी है, तो महाजनपद पीरियड से लेकर के राइज ऑफ मगध तक बुद्धिज्म जैनिज्म को हम लोग देखेंगे। तो ये पढ़ा हुआ रहेगा, तो इसके कई पॉइंट्स वहां आ जाएंगे, इसको हम लोगों को कर लेना। इसके बाद हो गया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। तो अंग का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त पराजित हुआ, ब्रह्मदत्त पराजित हुआ। कौशल में कौन, प्रसेनजीत पराजित हुआ, हाँ, प्रसेनजीत पराजित हुआ, प्रसेनजीत पराजित। और यहां पर क्या हुआ, वज्जी संघ, इसको पराजय में कठिनाई, वज्जी संघ को जीतने में कठिनाई हुई, वो मैं लिखा दे रहा हूं क्या क्या कठिनाई हुई। प्रॉब्लम इन डिफीटिंग वज्जी, तो प्रसेनजीत डिफीटेड, ब्रह्मदत्त डिफीटेड इन अंग, प्रसेनजीत डिफीटेड इन कौशल, बट गॉट प्रॉब्लम इन डिफीटिंग वज्जी। नेक्स्ट वन, राइट डाउन, लिखिएगा अगला। तो इसमें ये पॉइंट लिख दीजिएगा, क्योंकि अंग का गवर्नर था, ये जब गया पिता की हत्या करके शासक बना, तो ब्रह्मदत्त ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इसको डराना जरूरी था, मतलब इसको अगर इसको नहीं छोड़ देता तो बाकी लोग भी विद्रोह कर सकते थे, इस कारण से इसको पराजित किया, काशी वापस ले लिया था। हाँ, ब्रह्मदत्त ही था। और यहां पर है कौशल के साथ में, याद रखिएगा, कौशल में प्रसेनजीत ने क्या किया, काशी वापस ले लिया। बिंबिसार की जब हत्या की गई तो काशी वापस ले लिया गया। तो इसने क्या किया, कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित किया, वजीरा से विवाह किया, काशी फिर से वापस मिल गया। तो वजीरा प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कौशल को पराजित करने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग कौशल को पराजित करने के बाद प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। विवाह किसने किया, अजातशत्रु ही नहीं करेगा, वही न हराया है। ठीक है, तो वजीरा से विवाह किया, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। आफ्टर डिफीटिंग कौशल, प्रसेनजीत he got married with वजीरा, the daughter of प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया। नेक्स्ट वन लिखिएगा कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए बुद्ध से परामर्श ली। वज्जी संघ को पराजित करने के लिए बुद्ध से परामर्श लिया। गॉट एडवाइस फ्रॉम बुद्ध, अजातशत्रु गॉट एडवाइस फ्रॉम बुद्ध टू डिफीट वज्जी। तो वज्जी को पराजित करने के लिए बुद्ध से परामर्श लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा,
अजातशत्रु के मंत्रियों ने सुनिधि और वर्षाकार, सुनिधि और सुनिध भी दिया रहता, सुनिध और वर्षकार, वर्षाकार, हाँ मंत्री थे, क्या लिखे? अजातशत्रु के मंत्रियों सुनिधि और वर्षाकार ने वज्जी संघ में फूट डाला, वज्जी संघ में फूट डाला, वज्जी संघ में फूट डाला, ठीक है। तो फूट डालो और शासन करो, हाँ डिवाइड, तो लिखिएगा ना कि मिनिस्टर्स ऑफ अजातशत्रु, सुनिधि एंड वर्षाकार डिवाइडेड वज्जी रिपब्लिक, डिवाइडेड वज्जी रिपब्लिक, वज्जी संघ में फूट डाला एंड लिखिएगा उसके बाद डिवाइडेड वज्जी रिपब्लिक एंड अटैक्ड ऑन वज्जी, तथा अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण किया, एंड अजातशत्रु अटैक्ड ऑन वज्जी, तथा अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण किया, अटैक। इन दैट अटैक 2 न्यू आर्म्स वेर यूज्ड, 2 नए हथियार प्रयोग किए गए, लिखिएगा अजातशत्रु के आक्रमण में 2 नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग किया गया, 2 न्यू वॉर इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड, 2 न्यू वॉर इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड इन द अटैक ऑफ अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के आक्रमण में 2 नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग किया गया, 2 नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग किया गया, ठीक है, 2 नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग किया गया। फर्स्ट वन लिखिएगा महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, कंटक इंग्लिश में भी महाशिला कंटक ही देंगे, और रथ मूसल, सेकेंड वन रथ मूसल। तो वज्जी संघ में फूट डाली गई, वज्जी रिपब्लिक वाज डिवाइडेड, एंड सेकेंड वन, दूसरा याद रखेगा 2 नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग, 2 न्यू वॉर इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज, 2 नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग, क्लियर। तो इस तरह से, और नेक्स्ट वन उसमें हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके साथ में पढ़ लेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत आप लोगों ने रट मारा होगा कि प्रथम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड, तो स्थापित किया गया, ऑर्गेनाइज्ड, आयोजन किया गया, और उसमें क्या था, अजातशत्रु शासक था, उस समय जो उसके प्रेसिडेंट बने थे वो महाकश्यप बने थे, महाकश्यप। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, वर्षकार के लिए वर्षकार शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली पाली भाषा में वर्ष नहीं होता है, ये वर्ष होता है, ऊपर का जो रेफ होता है जैसे कर्म नहीं होता है, कम होता है, कम, धर्म नहीं होता है, धम्म होता है, धम्म। तो यही इसीलिए किताब में देखते हैं ना, हाँ जैसे कि महाकश्यप होगा तो यहाँ महाकश्यप दिया रहता है, तो महाकश्यप को ही कश्यप, सिया भी नहीं होता, इसके जगह पर स संयुक्त हो जाता है, तो महाकश्यप। तो ये पाली भाषा में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो वही है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, तो लिखिएगा पॉइंट एक लिख लीजिए कि अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपनाया, अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को अपनाया, एक्सेप्टेड बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म को अपनाया, तथा एंड इन द डेथ ईयर ऑफ बुद्ध, एंड इन द डेथ ईयर ऑफ बुद्ध, बुद्ध के मृत्यु वर्ष में, मृत्यु वर्ष मतलब 483 ईसा पूर्व, बुद्ध के मृत्यु वर्ष में, इन द डेथ ईयर ऑफ बुद्ध, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, क्लियर। अब लिखेंगे हम लोग
उदयन। अच्छा, उदयन से मेन एक ही क्वेश्चन रहता है, तो यह भी क्या है, अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना, अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना, हत्या करके शासक। आफ्टर किलिंग अजातशत्रु ही बिकेम द रूलर, करके शासक बना। और दूसरा है कि इसने गंगा व सोन के तट पर, गंगा व सोन के तट पर, ऑन द कोस्ट ऑफ गंगा एंड सोन, तट पर कुसुमपुर शहर की स्थापना की, कुसुमपुर शहर बसाया, एस्टेब्लिश कुसुमपुर टाउन विच बिकेम पाटलिपुत्र लेटर ऑन, तो जो बाद में पाटलिपुत्र बना, कुसुमपुर शहर बसाया। तो दो ही पॉइंट आते हैं, और उसी में पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, उदयन। और उदयन जो था इसने जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म, उदयन ने जैन धर्म को अपनाया, उदयन एक्सेप्टेड जैना रिलीजन, उदयन ने जैन धर्म को अपनाया। आफ्टर किलिंग अजातशत्रु ही बिकेम द रूलर, अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। एंड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर अ टाउन कुसुमपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड, अ टाउन कुसुमपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड, कुसुमपुर शहर की स्थापना की गई गंगा और सोन के तट पर, गंगा और सोन के तट पर, which became पाटलिपुत्र लेटर ऑन, जो बाद में पाटलिपुत्र शहर कहलाया। लेकिन पाटलिपुत्र नाम से शहर की स्थापना अगर बोला जाए तो वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब जो पाटलिपुत्र नगर नाम से जो पॉपुलर हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। इसीलिए कई बार, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य है, उसमें उदयन वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन इस तरह से दे देता है, तो वैसे में चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। हाँ, कुसुमपुर था, कुसुमपुर प्राचीन नाम था कुसुमपुर, और कुसुमपुर का सिर्फ नाम बदला लेकिन शहर वही है, शहर वही है। इसीलिए पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक बोला जाता है उदयन को, उदयन को। तो उदयन को पाटलिपुत्र शहर का स्थापना, हालांकि एक पॉइंट लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, तो वो लिख लिया ना, कुसुमपुर बिकेम द पाटलिपुत्र लेटर ऑन, तो बाद में कुसुमपुर पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र बना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा वैसे तो पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक, ऑल दो फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र टाउन वाज उदयन, वैसे तो पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक उदयन था, पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक उदयन था, किंतु पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक उदयन था, किंतु पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी, पाटलीग्राम नेम्ड मिलिट्री कैंट, पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी अजातशत्रु ने स्थापित किया था, एस्टेब्लिश्ड बाय अजातशत्रु। पाटलीग्राम नामक सैनिक छावनी की स्थापना अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु द्वारा स्थापित। और लिख दीजिएगा, लिखिएगा अंतिम शासक लास्ट रूलर नागदशक की हत्या करके शिशुनाग शासक बना, शिशुनाग बिकेम द किंग, शिशुनाग शासक बना, शिशुनाग बिकेम द किंग, और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश में 3 रूलर को हम लोग देखेंगे, ये फटाफट में कंप्लीट हो जाएगा। शिशुनाग, फर्स्ट वन शिशुनाग, फिर कालाशोक एंड देन
लास्ट वन महानंदी। महानंदी। तो शिशुनाग जो है इस वंश का कौन है? संस्थापक। संस्थापक शिशुनाग क्या है? संस्थापक है। सबसे शक्तिशाली हुआ कालाशोक। कालाशोक सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, ठीक है। कालाशोक को ये अंतिम शासक महानंदी। अंतिम शासक महानंदी। जितने पॉइंट्स आते हैं इससे पूछे जाते हैं सब मैं इस स्ट्रक्चर में ही डाल दे रहा हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। यह बनारस का राज्यपाल था। बनारस का राज्यपाल था शासक बनने के पहले। शासक बनने के पहले इसने राजधानी में परिवर्तन किया। कुसुमपुर से राजधानी बनाया। किसको? कुसुमपुर से वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली, वैशाली राजधानी बनाया। राजधानी कुछ जगह पर मिलता है कि दूसरी राजधानी बनाया था वैशाली को। कुसुमपुर से वैशाली को राजधानी बनाया और हाँ मतलब पाटलिपुत्र के जगह पर वैशाली को राजधानी बनाया। और शिशुनाग, शिशुनाग के बारे में कहानी है कि शिशुनाग इसको क्यों कहा जाता है। बोला जाता है कि इसके पिता की मृत्यु के बाद इसका जन्म हुआ था तो इसकी माता ने इसे एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था और वहीं पर वहां से एक बनारस का जो गवर्नर था वो गुजर रहा था तो वो उसने देखा कि यहाँ पर बालक है और उसकी रक्षा एक शिशुनाग कर रहा है तो इसी कारण से इसका नाम शिशुनाग रख दिया। और सेना, वो सैनिक था तो उसके घर में पला बढ़ा। और स्वाभाविक सी बात है कि पला बढ़ा तो शासक वाले गुण आए। ये बनारस का बना गवर्नर। और वहीं से फिर नागदशक देखा कमजोर है तो नागदशक की हत्या करके इसने शासन प्राप्त कर लिया। कहानियां बहुत सारी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग कहानियां हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं उन चीजों को लिखाता नहीं हूं, लिखाता वही हूं जो आपके काम का है। कहानियां हो सकता है और कुछ और कहानी भी जानते होंगे क्योंकि पुराणों में 18 पुराण में सारों राजवंशों की कथाएं हैं। तो कुछ राजवंश के लिए अलग कहानी अलग पुराण में है, अलग में अलग कहानी है। तो हम लोगों को कहानी नहीं पढ़ना, इतिहास पढ़ना। तो इतिहास में यही चीज है, कुसुमपुर से वैशाली स्थानांतरित किया राजधानी को, या कुछ जगहों पर लिखा मिलता है कि दूसरी राजधानी बनाया। और कालाशोक ने क्या किया, पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र, वैशाली से कुसुमपुर राजधानी बनाया। वैशाली से कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। ये याद रखना है, कुसुमपुर भी पाटलिपुत्र नगर है, राजधानी बनाया। और तब इसने क्या किया, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। वैशाली में तो कैपिटल चेंज फ्रॉम अगेंस्ट वैशाली टू कुसुमपुर। इन वैशाली, वैशाली में सेकेंड बौद्ध काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति का आयोजन, सेकेंड बौद्ध काउंसिल संगीति का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। द्वितीय हो गया वैशाली में। प्रथम में महाकश्यप अध्यक्ष थे, द्वितीय में सर्वकामिनी, सर्वकामिनी, उसी को सर्वकामी बोला जाता है ये में पाली भाषा में सर्वकामिनी है। और वो भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति में शुद्ध पीटक और विनय पीटक की रचना हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, स्थविर और महासंघिक। तृतीय वाला में अभिधम्म पीटक की रचना हुई और चौथे में फिर महायान और हीनयान हो गया। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और महानंदी अंतिम शासक है। क्लियर? एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा। कालाशोक वाज कॉल्ड काकवर्ण। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था। काकवर्ण मतलब रंग काफी काला था, कौवे का रंग, काकवर्ण। तो कालाशोक वाज कॉल्ड काकवर्ण ड्यू टू ब्लैकिश कलर। लिखिएगा, काले रंग के कारण इसे काकवर्ण भी कहा गया है। काकवर्ण भी कहा गया, काले रंग के कारण इसे काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक काकवर्ण, ठीक है। कालाशोक सबसे शक्तिशाली है। इसके बाद नंद वंश पढ़ेंगे। नंद वंश,
नंद डायनेस्टी 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में मैंने बताया था कि दे वेर कॉल्ड नंदा, वेर कॉल्ड नवनंद। नंद वंश को नवनंद भी कहा गया, नौ नंद। ठीक है, आज क्वेश्चन भी कम है, फटाफट बन जाएगा, 25 क्वेश्चंस ओनली है जो पूरा। फिर आज जो हम लोगों ने पढ़ा मगध का उत्कर्ष, इस पर फिर नेक्स्ट क्लास में देखिए। ऑनलाइन में भले लोग पढ़ लें, लेकिन ये ऑफलाइन में ही ये सुविधा हो सकती है कि हर दिन की प्रैक्टिस होगी। हाँ, लोग सोचेंगे कि घर पे बैठ करके पढ़ लेंगे, तो उसमें थोड़ी कठिनाई है। कठिनाई है कि ये इंटरेक्शन नहीं होता है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, और उतना हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। जो अगर बोर्ड पे उस तरह से इतने मैसेजेस रहते हैं कि सबका जवाब देना मुश्किल है, और बेकार की चीजें भी वहां ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसीलिए बहुत लोग मैसेज को छोड़ के अवॉइड करके चलते हैं। यहाँ है कि आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये जो मिशन 50 का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट घर पे रह के नहीं हो सकता, वो यहाँ क्लासरूम में ही आके हो सकता है। और है कि और डेली कुछ न कुछ मोटिवेशन भी आपको मिलती है। तो उसी के आधार पर हमारा फाउंडेशन बैच जो शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है, 8 से 9:30 शुरू हो रहा है। और ये फाउंडेशन बैच मतलब ये आपकी नींव मजबूत करेगा। यहाँ इतना फास्ट नहीं चलेंगे, वहां यहाँ थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये टारगेट बैच है 67वीं बीपीएससी को लेकर के। तो वहां क्या होगा कि वहां एक एक चीज को मजबूत किया जाएगा, तो आपकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी फाउंडेशन बैच से। तो जो भी आपके जान पहचान में है, तो उन लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एक माहौल जो तैयार किया है सर ने, तो वहां पर आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको खत्म करेंगे लास्ट नंदवंश से। नंदवंश का शासक कौन है? नंदवंश का शासक है महापद्मनंद, इसका संस्थापक है। महापद्मनंद इसका संस्थापक है, और अंतिम शासक है घनानंद। घनानंद अंतिम शासक है। ठीक है, तो महानंद संस्थापक है। अब महानंद के बारे में याद रखिएगा कि महानंद को उग्रसेन भी कहा जाता है, इसे उग्रसेन भी कहा जाता है, इसे सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। उग्रसेन सर्वछत्रांतक, छत्रांतक, सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, उग्रसेन कहा जाता है, सर्वछत्रांतक कहा जाता है। और भी कई शब्दों का प्रयोग किया गया इसके लिए। इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, दूसरा परशुराम। मतलब ये कि इसने क्षत्रिय की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। क्षत्रिय की हत्या, क्षत्रियों का हत्यारा के रूप में परशुराम भी माने जाते हैं, तो इसे दूसरा परशुराम भी बोला जाता है, दूसरा परशुराम। और धनानंद जो है यह अंतिम शासक है, इसको अग्रमीज कहा गया है। अग्रमीज इसकी उपाधि है, अग्रमीज उपाधि है, और इसे यह अंतिम शासक है, अंतिम शासक, अंतिम शासक। क्लियर? लिखिए, लास्ट 1-2 पॉइंट लिख करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 पॉइंट है। एक तो महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है, सर्वछत्रांतक कहा जाता है, इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। और घनानंद इसे अग्रमीज कहा गया, अग्रमीज इसकी उपाधि है, यह अंतिम शासक है, लास्ट रूलर है। और इसको क्यों कहा गया? क्योंकि याद रखेंगे महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि यह नाई का पुत्र था, यह नाई का पुत्र था, इसके लिए नापित शब्द का प्रयोग किया गया। नापित, नापित शब्द का प्रयोग किया। लिखिएगा, लिखिए, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, नंद वंश की स्थापना की, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महापद्मनंद। महापद्मनंद ही बिलोंग टू शूद्र वर्ण, वह शूद्र वर्ण से संबंधित था, वह शूद्र वर्ण से संबंधित था। तो बोला जाता है क्षत्रियों को मार करके बना था शासक, इसीलिए इसके लिए सर्वछत्रांतक शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वछत्रांतक। ठीक है, तो बिलोंग टू, और कास्ट रिलेटेड वैसे होता है, नाई कास्ट से संबंधित था, रिलेटेड। हाँ, एक राट भी कहा जाता है, इसे एक राट भी कहा जाता है,
एकराट भी कहा जाता है, इसको उग्रसेन कहा जाता है, सर्वछत्रांतक कहा जाता है। दूसरा क्या, एकराट मतलब एक ही शासक, एकराट जैसे होता है ना कि मात्र एकमात्र शासक था पूरे मगध क्षेत्र में उस तक। और सबसे बड़ा राज्य जो स्थापित किया था इसी ने। एक पॉइंट और लिखिएगा, महापद्मनंद से संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है जो खारवेल ने जारी किया था। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू महापद्मनंद, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू महापद्मनंद, महापद्मनंद से संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कलिंग के राजा खारवेल द्वारा जारी किया गया, व्हिच वाज इशूड बाय कलिंग किंग खारवेल, खारवेल द्वारा जारी। इसके बारे में फिर आगे पढ़ना है, जब खारवेल पढ़ेंगे तो खारवेल द्वारा जारी। इसमें किसका वर्णन है, महापद्मनंद का वर्णन है, महापद्मनंद का वर्णन। और तीसरी बात इसमें याद रखेंगे कि अशोक के पहले कलिंग को किसने जीता था, ये महापद्मनंद ने। तो लिखिएगा, महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था। कलिंग वाज डिफीट वन बाय महापद्मनंद, महापद्मनंद ने कलिंग को जीता। तो एकदम क्लास में रेगुलर रहना है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।